हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो प्रश्न पत्र आएंगे उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि पहला जो भाग है, भाग ए यानी कि पार्ट ए, उसमें 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं यानी कि 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो हमने जो ये श्रृंखला शुरू की है उसमें ये जो है 19वां जो भाग है वो हम लेके आए हैं। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को ज़रूर देखें। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट को भी जो सैम्पल पेपर के नाम से है चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल का नाम लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। यानी कि नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हु इन्फॉर्म्ड द वर्ल्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदड़ो इन इंदस वैली। तो इसमें आपको उनका नाम बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका उत्तर है जनरल कनिंघम, या तो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें मोहनजोदड़ो नामक स्थान के खोज की जानकारी दुनिया को दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा के पुरोहित राजा के संदर्भ में पुरातत्वविदों के अनुसार दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द priestly king of हड़प्पा consider the following statement given by archaeologist। तो पहला है, पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था। द प्रिस्टली किंग वाज होल्ड पॉलिटिकल पावर। दूसरा है, वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था, यानी कि ही वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया। तीसरा है, वह हड़प्पा के धर्म से संबंधित था, ही वाज रिलेटेड टू रिलीजन ऑफ हड़प्पा। और चौथा है, उसका सत्यवादी विधान हड़प्पा के पतन का कारणों में से एक था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन ए के हिसाब से पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, बी के हिसाब से दूसरा, तीसरा और चौथा ठीक है, सी के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, और डी के हिसाब से पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो उत्तर है वो सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कारण जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र से संबंधित 4वीं सदी सीई की मूर्ति की पहचान करनी है और इसका नाम जो है आपको बताना है। तो किसकी मूर्ति है ये आप बताएंगे। लुक एट द पिक्चर बिलो द 4th century CE रिलेटेड टू दिस पिक्चर, आइडेंटिफाई द आइडल एंड राइट इट्स नेम। तो आपको इसका जवाब देना है कि ये किसकी मूर्ति है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सम्राट कनिष्क, यानी कि एम्परर कनिष्क। तो ये सम्राट कनिष्क की मूर्ति है जिसका सिर खंडित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कारण की पहचान कीजिए। उसके कारण राजा अशोक को उसकी प्रजा द्वारा देवनाम पिय या पियदस्सी के रूप में जाना जाता है। आइडेंटिफाई द बेस्ट रीजन एमंग द फॉलोइंग ड्यू टू विच किंग अशोका इज नोन एज देवनाम पिय एंड पियदस्सी बाय हिज सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन ए है, अशोक ने अपने आप को आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, यानी कि अशोक ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू इशू द ऑर्डर। है, उसने देवपुत्र की उपाधि स्वीकार की, यानी कि ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र। गए है, पुरा लेख शास्त्रियों ने उसे देवनाम पिय के रूप में जाना है, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट हैव नोन हिम एज देवनाम पिय। और घय है, उसने धम्म के माध्यम से समाज की भलाई की, ही डिड गुड टू द सोसाइटी थ्रू धम्मा। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से उन्हें देवनाम पिय या पियदस्सी के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है घ या डी,
तो उसने धम्म के माध्यम से अपने समाज की, अपनी प्रजा की भलाई की, इसीलिए जो है उसकी प्रजा उसे देवनाम पिय या पियदस्सी के रूप में जानती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल के दौरान अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? तो ऑप्शन क है या ए है वो है कौटिल्य, बी है मेगास्थनीज, सी है बाणभट्ट और डी है कलियप्पा। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, मेगास्थनीज, बाणभट्ट या कलियप्पा में से कौन थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है कौटिल्य। तो कौटिल्य, जिससे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध? तो ए है राजगृह, बी है उज्जैन, सी है तक्षशिला और डी है गांधार। तो आपको बताना है कि राजगृह, उज्जैन, तक्षशिला या गांधार में से कौन सी मगध की राजधानी थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजगृह। राजगृह जो है वो मगध की राजधानी होती थी और बाद में जो है पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो पहले आया उसको पहले लिखना, उसके बाद वाले को बाद में। तो अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला है संगम, दूसरा अरविडू, तीसरा तुलुव और चौथा है सालुवा। तो आपको बताना है कि संगम, अराविडू, तुलुव और सालुवा में पहले कौन से आए, दूसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर पे और अंतिम कौन से थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि सबसे पहले संगम वंश आया, फिर उसके बाद तुलुव वंश और फिर उसके बाद जो है सालुव वंश आए और अंत में जो है अराविदु वंश आए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ दो सूचियाँ या लिस्टें दे रखी हैं, सूची 1, सूची 2, यानी कि लिस्ट 1, लिस्ट 2। तो पहला में जो जैसे दे रखा अमोल गुजर और मंडल पटवारी दीवान, और इधर है लेखाकार, राजस्व संग्रहकर्ता, पंचायत प्रमुख और डी सुपरवाइज़र। तो यहाँ मेरे देखिए ये जो है अमोल गुजर, मंडल पटवारी दीवान, तो इधर है अकाउंटेंट लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट, राजस्व संग्रहकर्ता यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर, पंचायत प्रमुख यानी कि पंचायत हेड और सुपरवाइज़र मीन सुपरवाइज़र। तो आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ सुमेलित होता है, उसको मिला के लिखना है। तो उसका आपको जो ए बी सी डी जो 4 उत्तर दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है, तो आपको उसको पहचान करके बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। तो डी के हिसाब से आप यहाँ देख रहे हैं कि अमोल गुजर जो है वो राजस्व संग्रहकर्ता थे और मंडल जो हैं वो पंचायत प्रमुख कहलाते थे, गांव के मुखिया होते थे। पटवारी जो है वो एक तरह से लेखाकार होते थे, अकाउंटेंट होते थे जो राजस्व का हिसाब किताब रखते थे। और दीवान जो हैं वो सुपरवाइज़र होते थे। इनको आप कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश नहीं दिया था, यानी कि उन्होंने कौन सा आदेश नहीं दिया वो आपको बताना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वाज नॉट गिवन बाय गांधी जी टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन जनवरी 1930? तो पहला है कि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और शहरों में की जाए। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी
प्रोक्लेम्ड इन ऑल विलेजेस एंड ऑल सिटीज़। और ख है सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हों, यानी कि देयर शुड बी सेमिनार्स एट द सेम टाइम इन ऑल प्लेसेस। और ग है नगाड़े पीट कर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी की जाए और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सेमिनार शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ट्रेडिशनल वे बाय बीटिंग द ड्रम एंड होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। और घ है दिन का शेष समय में कोई रचनात्मक काम नहीं करेंगे या will not do any constructive work during the remaining time of the day। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी घोषणा महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि दिन के शेष समय में कोई रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे। ये जो है उन्होंने नहीं कहा था, यानी कि वो चाहते थे कि कोई ना कोई रचनात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग हटके है। इसमें चार्ट को आपको अध्ययन करना है और मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बताना है कि किस व्यवस्था की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो सबसे ऊपर है व्यवस्था यानी कि द अरेंजमेंट, और उसके बाद नीचे है शीर्ष पर सैनिक नौकरशाही तंत्र यानी कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एट द टॉप। फिर उसके बाद नीचे है संख्या विषयक ओहदे यानी कि न्यूमेरिकल रैंक्स, जो दो भागों में बट जाते हैं, पहला है जात और दूसरा है सवार। और इसके बाद है नागरिक और सैनिक मामलों की जिम्मेदारी यानी कि सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके नीचे है भुगतान का स्वरूप यानी कि पेमेंट पैटर्न, जो कि नकदी यानी कि कैश में, और दूसरा है राजस्व आवंटन यानी कि जागीर यानी कि रिवेन्यू एलोकेशन, जो जागीर के रूप में दी जाती थी उस रूप में किया जाता था। तो आपको बताना है कि ये किस व्यवस्था की तरफ बता रहा है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था मुग़लों ने शुरू की थी। इसमें जो सैनिक अधिकारी होते थे उनको उनके रैंक के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से मनसबदारी दी जाती थी। जैसे 30 हज़ारी, 20 हज़ारी, 10 हज़ारी, इस तरह से मनसब दिए जाते थे। 1000 का मतलब 1000 से होता था। और जात और सवार जो हैं सैनिकों के प्रकार होते थे कि वो सवार है, घुड़सवार है या पैदल है। और उनको जो पेमेंट है वो नगद में दी जाती थी या कहीं किसी जगह से राजस्व वसूली करने के लिए जागीर दे दी जाती थी। तो इस तरह से होता था। और जो अभी हजारी वाला सिस्टम बताया वो ये होता था कि वो अपने नीचे कितने जो संख्या विषयक ओहदे होते थे यानी कि न्यूमेरिकल ओहदे होते थे कि वो 10 हज़ारी, 20 हज़ारी, 30 हज़ारी या 50 हज़ारी किस प्रकार के हैं। ऊंचे ओहदे जो हैं वो ज़्यादातर राजकुमारों को दिए जाते थे। तो ये मनसबदारी व्यवस्था होती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईने अकबरी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन ऑफ आईने अकबरी। तो ए है इसे अबुल फजल ने लिखा यानी कि अबुल फजल रॉट इट। बी है यह साम्राज्य का एक गजेटियर था यानी कि इट वाज ए गजेटियर ऑफ द एम्पायर। सी है इसे अकबर द्वारा परिवर्तित या संसूचित किया गया यानी कि इट इज़ कन्वर्टेड एंड कम्युनिकेटेड बाय अकबर। और डी है इसके आंकड़ों को समान रूप से सभी राज्यों से एकत्रित किया गया यानी कि इट्स डाटा वाज यूनिफॉर्मली कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि इसे अकबर द्वारा परिवर्तित और संसूचित किया गया। तो आईने अकबरी में जो है इसने अकबर ने कोई परिवर्तन या उसमें कोई सूचना पहुंचाने का कार्य नहीं किया था। अकबर के जो दरबारी थे अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी को लिखा था और अबुल फजल ही इसके राइटर थे और उन्होंने इंडिपेंडेंटली इस काम को किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए यानी कि सॉर्ट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। ख है दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ग है साइमन कमीशन का आना यानी कि कमिंग ऑफ साइमन कमीशन या अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। और घ है स्वतंत्रता दिवस मनाना यानी कि सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। और ड है दांडी यात्रा का आरंभ यानी कि
कमिंसमेंट ऑफ दांडी यात्रा। तो इसके जो ABCD के हिसाब से इनको काल क्रमानुसार लिखा गया है। तो आपको देखना है कि इनमें से ABC या D में से कौन सा काल क्रम जो है वो सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है C। तो आइए इनके कालक्रम को देखते हैं। तो यहाँ देखिए साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आया था और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ। तो इसका मतलब साइमन कमीशन के बाद लाहौर अधिवेशन हुआ। और तीसरे नंबर पर है स्वतंत्रता दिवस मनाना, जो कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसके बाद जो है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा गांधी जी ने आरंभ करी थी नमक कानून तोड़ने के लिए। और गोलमेज सम्मेलन दूसरे वाला वो नवंबर 1931 में हुआ था। तो इस तरह से कालक्रम के अनुसार C जो है ऑप्शन वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन 3 नेताओं का जोड़ा उनके संघर्ष को अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों का मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स reported their struggle for an all-Indian character because the original residents of the three were far from each other। तो आपको उन 3 नेताओं का जोड़ा बताना है जिन्होंने एक साथ मिलकर एक जैसी विचारधारा के साथ कार्य किया। तो वो कौन थे? तो पहला है गांधी नेहरू बोस, और दूसरा है गांधी नेहरू पाल, और तीसरा है गांधी नेहरू घोष, और आखिरी D जो है लाल बाल पाल। तो आपको बताना है उन महान नेताओं के नाम जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि वो एक दूसरे से उनका मूल स्थान जो है देश के अलग अलग भागों में अलग अलग कोनों में था, फिर भी उन्होंने एक जैसी विचारधारा के साथ मिलजुल कर कार्य किया। तो वो पेयर कौन सा था ABCD में से? तो आपको बताना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है D, लाल बाल और पाल। तो लाल बाल पाल की वो जोड़ी थी जिन्होंने अलग अलग जगह से, यानी कि लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो महाराष्ट्र से थे, इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल जो हैं वो बंगाल से प्रतिनिधित्व करते थे। तो अलग अलग भागों से होते हुए भी उनकी विचारधारा एक थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे 2 कथन अभिकथन A और कारण R दिए गए हैं। द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स असरेशन A एंड रीजन R आर गिवन। अभिकथन A इस प्रकार है, यानी कि असरेशन A है कि गांधी जी ने चोरा चोरी के पश्चात असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि गांधी जी पोस्टपोन्ड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आफ्टर चोरी चोरा। और कारण यानी कि रीज़न R जो है वो इस प्रकार है कि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध थे और वह किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार को उचित नहीं ठहराते थे। यानी कि गांधी जी वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट वायलेंस। ही डिड नॉट जस्टिफाई द बेसिस ऑफ अनआर्म्ड एनी काइंड ऑफ प्रोवेक्शन एंड इन ए वे ऑफ abominable killing of people who depending on the mercy of the mob। तो उपयुक्त अभिकथन और कारण से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि with the appropriate assertion and reason find out which of the following options is correct। A है, A और R दोनों ठीक हैं और R A की ठीक से व्याख्या करता है, यानी कि A एंड R बोथ करेक्ट एंड R रिप्रेजेंट A वेल। B है, A और R दोनों ठीक हैं और परंतु R उसकी ठीक व्याख्या नहीं करता है, यानी कि A एंड R आर बोथ करेक्ट एंड R नॉट रिप्रेजेंट A वेल। C है, A ठीक है परंतु R गलत है, यानी कि A इज़ राइट बट R इज़ रॉन्ग। D है, R ठीक है परंतु A नहीं है, यानी कि R इज़ करेक्ट बट A इज़ नॉट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है A,
यानी कि ए और आर दोनों ही ठीक हैं और आर जो है वो ए की ठीक से व्याख्या भी कर रहा है। यानी कि गांधी जी हिंसा के पक्ष में थे और हिंसा के खिलाफ थे, इसीलिए चौरा चौरी कांड में जिसमें पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जिसमें बेकसूर लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए गांधी जी ने हिंसा की वजह से जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए तो उस समय भारत की अवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेट ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए 1915 में, तो उस समय भारत की जो अवस्था थी, जो राजनीतिक अवस्था थी, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि गलत वाले कथन को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, भारत अभी भी एक उपनिवेश था, यानी कि इंडिया वाज स्टिल ए कॉलोनी। बी है, राजनीतिक दृष्टि से भारत अधिक सक्रिय हो गया था, यानी कि इंडिया बिकम मोर एक्टिव इन पॉलिटिकल टर्म्स। और सी है, अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं नहीं थी, यानी कि मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स नो लॉन्गर हैड ब्रांचेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और डी है, 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने व्यापक रूप से मध्यम वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया, यानी कि थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 to 07 द कांग्रेस एक्सपेंडेड इट्स अपील वाइडली अमंग द मिडिल क्लासेस। तो आपको बताना है ABCD में से वो कौन सा कथन है जो कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों या भारत की उस टाइम की राजनीतिक अवस्था को सही तरीके से नहीं बता रहा है। जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं नहीं थी। तो ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस जो है अधिकांश स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल चुकी थी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हम नकल करने वाले नहीं हैं, यह शब्द संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस सदस्य द्वारा कहे गए थे। यानी कि द वर्ड्स वी आर नॉट इमिटेटर्स वेयर uttered by which of the following member in the constituent assembly। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है BR अम्बेडकर और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द संविधान के बारे में कहे थे कि हमने नकल नहीं की है, बल्कि अपने तरीके से भारतीय संविधान को दूसरे देशों से संविधान से प्रेरित होकर बेशक लिया हो, लेकिन उनकी नकल नहीं की है। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो को हो सके जितना अधिक शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।